नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम बात करेंगे सार्क के बारे में। ये दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है जिसमें भारत, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इनका कैसा पिछले 36 सालों में कॉपरेशन रहा है, इन्होंने साथ मिलकर कौन कौन से काम किए हैं, कोविड के दौर में इस संगठन की क्या भूमिका रही है और साथ में चाइना कैसा इंटरफेरेंस रहा है इस संगठन के कार्यों में, वो सब हम जानेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। और हमको क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए एज ए लीडिंग नेशन ऑफ सार्क, जिससे ये संगठन और मजबूत बने। तो उन्हीं सारे मुद्दों पर यह आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचार के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सिखो किए कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सिखो के और भी कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सिखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि युवा दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 13 जनवरी, ऑप्शन सी है 14 जनवरी या ऑप्शन डी 15 जनवरी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न, आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है कि सार्क क्षेत्रीय सहयोग, संघर्ष समाधान और क्षेत्र में शांति निर्माण को बढ़ावा देने में एक असफलता रहा है। इस कथन की गंभीर रूप से जांच करें। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे आर्टिकल की ओर आते हैं। तो ये समाचार में कैसे आया। तो 2020 तक अगर हम देखें तो जो हमारी सार्क की मीटिंग हुई थी वो 6 वर्ष पूर्व हुई थी। मतलब 6 वर्ष से सार्क की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। और टोटल अगर हम देखें तो सार्क का गठन करे हुए अभी 36 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो सार्क चार्टर डे जो दिसंबर 8 को था, उस दिन पीएम मोदी जी ने कहा कि पीएम मोदी मेड इंडिया पोजीशन क्लियर ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम बांग्लादेश दैट लेड इंडिया टू रिफ्यूज अटेंडिंग 2016 समिट इन इस्लामाबाद। 2016 में इस्लामाबाद में समिट रखी गई थी सार्क की, लेकिन हमने निषेध जताते हुए एज ए साइलेंट प्रोटेस्ट बताते हुए हमने ये मीटिंग अटेंड नहीं करी। तो इसी चीज को दोहराया था हमारे प्रधानमंत्री ने दिसंबर 8 को कि हम किसी भी तरीके की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होने देंगे और हम इसका विरोध करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि भारत और पाकिस्तान, जो कि दो सबसे बड़े देश हैं सार्क संगठन की, इनके बीच में ही बिल्कुल नहीं बनता है। तो कुछ चुनौतियां हैं, कुछ कंसर्न्स है, वो मीटिंग को कैसे इम्पैक्ट करी हुई है उसके बारे में राइटर ने बताया हुआ है। तो बायलैटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन इम्पैक्टेड अदर सार्क मीटिंग। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय चीजें हैं वो सार्क मीटिंग को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। जैसे हमने उदाहरण देखा कि 2016 में भारत ने मना कर दिया कि वो इस्लामाबाद में जाके समिट को अटेंड करेगा। इसी मुख्य भारत और पाकिस्तान के डिफरेंसेस के कारण ही सार्क एज ए संगठन भी काफी अफेक्ट होता है और मीटिंग भी इनकी काफी कम होती है, ये देखने को मिला है। तो यहाँ पे मेक्स इट इजियर फॉर अदर मेंबर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद सार्क कंट्रीज आर फ्रेगमेंटेड यूनिट। तो यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो सार्क कंट्रीज है, जो दक्षिण एशियाई देश है, इनके बीच में संगठन नहीं है। इससे कोई भी जो मेंबर कंट्री है वो काफी इजीली इस फ्रेगमेंटेड यूनिट से डील कर सकती है। तो यहाँ पर कोविड-19 में हमें ये देखने को मिला कि भारत के लिए सार्क 19 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा भारत को रियलाइज हुआ, क्योंकि हम जोग्राफिकल या डेमोग्राफिक रूप से देखें या हम कल्चरल रूप से देखें तो हमें काफी ज्यादा समानता है। पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो काफी हमारी जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, हम सारे देशों की एक सी है। उसके साथ में चाइना का एग्रेशन भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे देखने को मिला। तो यहाँ पर ये पोजीशन बन गई कि हम जो हमारी सार्क की कंडीशन है उसे रिव्यू करें और उसे वापस ज्यादा महत्वपूर्ण बनाए, ज्यादा मजबूत बनाए। तो यहाँ पे पेंडेमिक कॉजेस चैलेंज, तो पेंडेमिक ने क्या चुनौतियां खड़ी करी। तो साउथ एशिया's एक्सपीरियंस ऑफ पेंडेमिक हैज बीन यूनिक फ्रॉम अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे हमारी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो भारत दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। पाकिस्तान की भी अपने आप में बहुत ज्यादा जनसंख्या है।
बांग्लादेश सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश है, जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो हमारी जो परेशानियां है वो काफी यूनिक है दूसरे रीजन से, और वो काफी ज्यादा समानता रखती है। जैसे नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन ट्रायल एंड डेवलपिंग कोल्ड स्टोरेज चेन। तो यहाँ पे वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वैक्सीन का ट्रायल हो, या इसका कोल्ड चेन स्टोरेज जिससे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इसकी अगर हम बात करें तो ये काफी समान से हमारी परेशानियां हैं। तो यहाँ पर अगर हम मिलके साथ में काम करते थे तो शायद चीजें जो है वो और फास्ट हो सकती थी। तो यहाँ पर उसके अलावा जो हमारे प्रवासी भारतीय है जो साउथ एशियन कंट्रीज से है, ये इनकी जॉब लॉस होने की बहुत ज्यादा आशंका है, क्योंकि ये सारे ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं, और पेंडेमिक के चलते हुए ब्लू कॉलर जॉब जो है वही सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है। तो 10.77 मिलियन जॉब जो है वो लॉस हुई है, ये एक अंदेशा लगाया गया। उसके साथ में 52.32 बिलियन डॉलर का जो रेमिटेंस आता था ये भी अफेक्ट होगा, जो हमारी जीडीपी को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। उसके साथ में वर्ल्ड बैंक ने कुछ चीज सुझाई है। उन्होंने कहा है कि साउथ एशियन कंट्री शुड वर्क एज अ कलेक्टिव टू सेट स्टैंडर्ड फॉर लेबर इन द रीजन। तो हमारे जब रीजन से इतना बड़ा अमाउंट ऑफ जो पॉपुलेशन है, हमारा जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो ब्लू कलर जॉब में मिडिल ईस्ट कंट्रीज या अरेबियन कंट्रीज जाती है, तो यहाँ पर जरूरत है कि हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लेबर सेट करें जो हमारे प्रवासी लोग हैं उनके लिए। उसके साथ में प्रमोट इंटर रीजनल ट्रांजेक्शनल अप्रोच टूअर्ड टूरिज्म। तो यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में भी हमको साथ में आके मिलके काम करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल दिया गया है कि ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीजा प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम भी हमें इनिशिएट करना है, और ऐसे कुछ स्टेप्स हमें लेने की आवश्यकता है। उसके अलावा चाइना का इंटरफेरेंस देखने को मिला है सार्क में समय समय पर। तो सार्क मेंबरशिप के लिए 2005 से लेकर 14 तक कंटिन्यूसली चाइना ने पुश किया है। उसके साथ में पाकिस्तान का इनको काफी ज्यादा सहयोग मिला इस पुश के लिए। तो अभी अगर चाइना का स्टेटस देखें तो ये ऑब्जर्वर कंट्री का है सार्क में, लेकिन वो एज ए फुल टाइम मेंबर बनना चाहता है। या भले ही चाइना की जो सीमा है वो 3 दक्षिण एशियाई देशों से लगी, लेकिन चाइना एक दक्षिण एशियाई देश नहीं है। इसी चीज की वकालत भारत ने बार बार करी है। उसके अलावा एक्टिवली इन्फ्लुएंसिंग साउथ एशियन कंट्रीज, BRI एज अ मीन्स टू कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर जो साउथ एशियन कंट्रीज है भारत के अलावा और जो दूसरी 7 कंट्रीज है, उनको समय समय पर चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उससे ज्वाइन करें। उसके साथ में हो सकता है कि RCEP जो है वो भी ज्वाइन करने के लिए पुश कर सकता है। तो यहाँ पे भारत और भूटान के अलावा सारे देशों में ने इन इनिशिएटिव्स में इंटरेस्ट दिखाया है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश की तरफ बढ़ते हैं। तो जो 3 कंट्रोवर्शियल बिल्स थे ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए काफी पिटीशंस भी फाइल हुई। तो इन सारी पिटीशंस को देखते हुए और खुद का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए भी एक 4 मेंबर कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी। तो अब ये 4 मेंबर कमिटी जो है, ये एक्सपर्ट कमिटी जो है, वो किसानों से वार्ता करेंगे कि वो अपना प्रोटेस्ट बंद करे, और उनसे वार्ता करके जो भी सुझाव आते हैं वो रिकमेंडेशंस वो गवर्नमेंट को देगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड विक्ट्री ऑफ फेयर प्ले माना है। लेकिन किसान संगठनों की तरफ से अगर कुछ पहले रिएक्शंस देखे तो वो इतने पॉजिटिव नहीं थे। उनका कहना ये था कि जो 4 मेंबर कमिटी में जो चारों मेंबर है ये प्रो फार्म बिल्स है। तो आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात रहेगी कि कैसे इस पर रिएक्शन होता है। पूरा फार्म प्रोटेस्ट का क्या एक आगे दौर बढ़ता है, क्या ये कंटिन्यू रहता है या ये टॉक्स के चलते हुए खत्म होता है, तो ये सारी देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाते हैं ये भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप डैश इनर सर्कल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, किसी भी कोर्सेज के बारे में जानना हो, तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।